चलिए देखिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चलते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में चलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनएमआर कहते हैं। एनएमआर का हम पहले बेसिक कंसेप्ट पे आएंगे। स्टार्टिंग के एक दो मैं आपको जो यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ या वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फिजिकल एस्पेक्ट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। जनरली वैसे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो हमारा पोर्शन होता है वो इजी वे में सॉल्व हो जाता है, लेकिन ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है एनएमआर के क्या है पूरी डिटेल को समझने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है, लाइक इलेक्ट्रॉन है आपका, तो चार्ज पार्टिकल जब मूवमेंट करता है या मोशन करता है, तो उसके मोशन करने से क्या होता है, एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन है आपका, तो इलेक्ट्रॉन यदि मोशन करेगा तो उसके मोशन करने से क्या होगा, एक जनरेट क्या है इलेक्ट्रिक सॉरी क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना क्रिएट होगा, ये देखिए, मैग्नेटिक जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इसको हम जनरली सिंपल लिखते हैं म्यू एस, इक्वल टू होता है रूट एस एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई के इक्वल। जहां पे एस क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है इस मूविंग पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का जो भी कहते हैं, वेर एस इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यदि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, उसके मूवमेंट से आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो चलो ठीक है, उस मैग्नेटिक मूवमेंट को तो हम कैलकुलेट कर लेंगे रूट एस एस प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई से, ठीक है ना। अब इस मैग्नेटिक क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का एक सर्टेन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू भी होगा। कितना होगा देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, इसको हम जनरली इससे लिखेंगे, सिंबल ध्यान रखना, एम एस इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये दो वैल्यू होंगी इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, प्लस हाफ और माइनस हाफ जो वैल्यू रहेगी आपका, ठीक है। सिमिलरली एज लाइक टू इलेक्ट्रॉन, कोई न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस भी अपने क्या है एक्सेस पे मोशन करता है। ये पाउली ने आपका ये कंसेप्ट प्रपोज किया था कि कोई भी एटम है, एटम का न्यूक्लियस, जनरली हम सोचते हैं कि न्यूक्लियस मूवमेंट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये मूवमेंट करते हैं, तो कोई भी एटम का न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस भी अपने क्या है एक्सेस पे क्या करता है आपका मोशन करता है, उसके मोशन करने से भी एक सर्टेन मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा, ठीक है ना। तो ये हमारी बात आ गई, क्योंकि हम तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस चल रहे, तो हम न्यूक्लियस पे ज्यादा डीलिंग करेंगे, तो न्यूक्लियस का थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से आपको आना चाहिए। तो न्यूक्लियस भी यदि आपका मोशन कर रहा है, ये कौन है, न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस यदि मोशन कर रहा है, न्यूक्लियस ओवरऑल तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके मोशन करने से भी एक सर्टेन क्या है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो भी आप कहना चाहें। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी देखिए, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेटेड बाय न्यूक्लियस कितना होगा, म्यू आई लिख देते हैं। न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मूवमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू आई से, इक्वल टू कितना, रूट आई प्लस 1 आई प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। बिल्कुल आइडेंटिकल है, कोई चेंज नहीं किया मैंने। वहां एस क्या था, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर था, यहां पे आई क्या कह सकता है, न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर कह सकते हैं, ठीक है ना। वेर
I इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। देन अब यदि आपका न्यूक्लियस भी स्पिनिंग कर रहा है, उसके कारण भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है, तो उसकी भी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी। तो कितनी आएगी देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस एम आई से लिख लेते हैं इसको, एम आई इक्वल टू, ये डिपेंड करेगा ये आपका आई की वैल्यू कितनी हो रही है। क्योंकि एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो एस की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू तो फिक्स है, वो कितनी होती है 1/2 होती है, ठीक है ना। लेकिन आई की वैल्यू आपका फिक्स नहीं है, आई की वैल्यू कहीं पे 1/2 भी हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, प्रोटॉन जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, उसके लिए तो आई की वैल्यू 1/2 है। C13 होता है जिसको हम CMR आगे पढ़ेंगे, उसके लिए भी आई की वैल्यू 1/2 है। लेकिन किसी के लिए आई की वैल्यू 2/3 भी हो सकता है, किसी के लिए 5/2 भी हो सकता है, किसी के लिए 1 भी हो सकता है, किसी के लिए 2 भी हो सकता है, और कुछ और भी हो सकता है। कहीं पे आई की वैल्यू 0 भी हो सकता है, तो वहां तो खैर फिर सब कुछ 0 हो जाएगा। लेकिन आई की जो डिफरेंट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, ये न्यूक्लियर चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू निकलेगा MI, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं, ठीक है। फॉर प्रोटॉन ये न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, MI इक्वल टू कितना होगा, +½ एंड -½ ये दो वैल्यू होंगी उसमें MI की, ठीक है ना। और सपोज आपका क्या है, तुम्हारा I की वैल्यू 3/2 है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें वेरिएशन आ जाएगा, या 5/2 है तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी। उस पर भी मैं आगे जाकर के चीजें डिफाइन करूंगा। फिलहाल जस्ट इतना समझें कि जैसे आपका कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन की पहले बात की, तो इलेक्ट्रॉन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन से शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यदि आपका मोशन करता है तो उसके मोशन करने से एक सर्टेन मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है, वो इतना होगा, ठीक है ना। और जहां S क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का, वैल्यू कितनी होती है उसकी 1/2, और इस स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू कितनी होंगी इलेक्ट्रॉन की, या तो +½ होगा या आपका -½ होगा, ठीक है। सिमिलरली एज लाइक टू इलेक्ट्रॉन, कोई न्यूक्लियस, किसी एटम का न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो वो भी है ना, पूरे न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो वो भी मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन करें, किसने प्रपोज किया था, क्या था न्यूक्लियस के मोशन को, पाउलिंग ने, ठीक है। तो पाउली ने कहा कि आपका न्यूक्लियस भी अपने एक्सेस पे मोशन करता है, तो उसके मोशन करने से भी एक सर्टेन मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना, I+1 h/2π, h/2π रूट से बाहर होगा, ठीक है ना। और जहां I क्या है, जैसे यहां इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर S था, ऐसे न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर आप कह सकते हैं I है, जो आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फुल इंटीजर में भी हो सकता है, और कहीं कहीं 0 भी होता है। 0 होगा तो फिर तो आपका ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तो उस केस में हम आगे बढ़ेंगे नहीं। देन I के एक सर्टेन वैल्यू के लिए, या स्पिन क्वांटम क्या है, न्यूक्लियस के एक पर्टिकुलर स्पिन क्वांटम नंबर के लिए करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होगी वो क्या हो सकती है, क्या है, जैसे आप हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपका क्या होगा, आई की जो MI की जो वैल्यू होगी या तो +½ होगा या -½ लेकिन सबके लिए +½ -½ नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि आई की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करते रहेगा, वो हम आगे जाके फिर डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। अब यहां से हम आता देखिए, अब यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल, एक चीज को, इस चीज को जरा ध्यान देखिएगा, सुनिएगा इसको, है कोई भी चार्ज पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन हो कि आपका तो क्या है, न्यूक्लियस हो, प्रोटॉन हो, जो भी है चार्ज पार्टिकल है, यदि वो मोशन करता है तो हमने कहा कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो उसका एक सर्टेन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, वो तो हम बता दिए कितना होगा। लेकिन उसका जब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसका नेगेटिव पोल कहां होगा, पॉजिटिव पोल कहां होगा, उसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका याद करेगा। एक होता है हमारे पास ये फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला एक रूल है, शॉर्टकट रूल, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि यदि कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज
मोशन करता है तो उस समय जैसे ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगा न्यूक्लियस, ये मोशन करेगा तो ये देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, राइट हैंड है ना, राइट हैंड क्या है, थंब रूल ये कहता है कि आपका जब पॉजिटिव चार्ज क्या है स्पीसीज मोशन करेगा तो ये फिंगर्स जहां को मूव कर रहे हैं, ये आपका क्या होगा, इसका मोशन का डायरेक्शन है, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना, और इसका जो थंब है वो कहां को है, ऊपर को, तो वहां उस समय जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका नॉर्थ पोल, ठीक है ना, और जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा आपका साउथ पोल हो जाएगा। तो इस केस में हम नॉर्थ पोल इसको कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, साउथ पोल कहेंगे, ठीक है। लेकिन यही रूल हम यदि किसके लिए लगाएं, इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएं या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज के लिए लगाएंगे तो वो रूल आपका उल्टा हो जाएगा। तो वहां आपका क्या होगा, जो थंब होगा वो आपका साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा और क्या है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम किससे कहेंगे, नॉर्थ पोल कहेंगे। तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया इस केस में आपका, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। देन अब उसके आगे हम आते हैं, अब ये कहता है थोड़ा सा हम न्यूक्लियस को हल्का सा और डिफाइन करते हुए, ठीक है, ये एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या हो सकता है, या तो प्रोटॉन होता है और साथ में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो किसी भी न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैग्नेटिक मूवमेंट आप कभी भी किसके अकॉर्डिंग नहीं कहेंगे, केवल प्रोटॉन के अकॉर्डिंग नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम बोले कि ये चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो ही मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा, तो प्रोटॉन तो ठीक है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो मोशन कर रहा होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, तो जितने प्रोटॉन होंगे उनके मोशन से आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आया होगा यहाँ पे, ठीक है। और न्यूट्रॉन तो हम बोलते हैं कि न्यूट्रल है तो उसके वो क्या है, मोशन से आपका कोई मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है म्यू टोटल, जो हम कहें म्यू आई से लिख लो, चलो म्यू आई जो टोटल होगा वो आपका, उसमें प्रोटॉन का भी कंट्रीब्यूशन होगा और न्यूट्रॉन का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। हम ये कभी नहीं कहेंगे, दिमाग में रखिएगा, कि आपका केवल प्रोटॉन के मोशन से ही न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहते हैं प्रोटॉन ही पॉजिटिव है, उसके मोशन से ही क्या है, न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है। लेकिन अब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, जिसको अब हम आगे जाकर के H1NMR या PMR पढ़ेंगे, तो उसके न्यूक्लियस में तो आपका न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसलिए मैक्सिमम लोग उसके आगे जाते नहीं है, जो ऑर्गेनिक जनरली पढ़ते हैं तो सीधे ये बोलते हैं कि आपका उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, उसी के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट आया, कहते हैं वहां न्यूट्रॉन नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका किसी एटम के न्यूक्लियस का जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो ड्यू टू ऑलवेज प्रोटॉन के ऊपर, उसमें कंट्रीब्यूशन किसका भी होता है, आपका न्यूट्रॉन की वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। जबकि अभी तक हम बोले कि आपका चार्ज पार्टिकल का मोशन से ही मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, ठीक है ना। तो अब उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आपको डिफाइन करता हूं, जरा सुनिएगा। ये होता है ना आपका, ये जो अभी तक आप बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, मोस्टली अभी तक जो बोला जाता है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, या पॉजिट्रॉन जो भी है, ठीक है ना। लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी है, वो ये कहता है कि किसी भी एटम, सॉरी तुम्हारा एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, थोड़ा सा बड़ा साइज बना के दिखा रहा हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ पार्टिकल और होते हैं। अब फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं रहा, फंडामेंटल पार्टिकल उससे छोटी यूनिट जो होती है वो होता आपका क्वार्क कहते हैं उसको हम, ठीक है ना। क्वार्क होते हैं जो कि आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं। जैसे 6 टाइप के क्वार्क होते हैं, ये इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये होते हैं, देखिए, एक होता है अप, एक होता है डाउन, एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम, और एक होता है आपका स्ट्रेंज, और एक होता है आपका चार्म, ठीक है। ये टोटल 6 क्वार्क होते हैं। इसमें से जो क्या है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, उसमें कौन कौन होता है, देखिए, न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क होते हैं, न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क होते हैं, एक होता है डाउन क्वार्क, दूसरा भी डाउन क्वार्क, और एक होता है अप क्वार्क, ठीक है। और प्रोटॉन में भी 3 क्वार्क होते हैं, जिसमें 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन में 2 डाउन क्वार्क, सॉरी है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, जबकि न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। अब देखिए, डाउन क्वार्क जो होता है उस पे चार्ज होता है -1/3 का, अप क्वार्क जो होता है उन पे चार्ज होता है +2/3 का, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है ना। तो यहां पे देखिए, ओवरऑल में आपका जो न्यूक्लियस में 2 डाउन क्वार्क हैं, तो कितना हो जाएगा
दो डाउन क्वार्क है तो -1/3, -1/3 कितना हुआ -2/3, ठीक हो गया। और एक अप क्वार्क है तो +2/3, तो ओवरऑल चार्ज क्या लग रहा है हमको 0, लेकिन ओवरऑल चार्ज 0 लग रहा है, लेकिन इसके अंदर ये थोड़ा ना 0 है, ये तो चार्ज है, ये तो कुछ ना कुछ जनरेट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। इसको आप दूसरे तरीके से क्या समझो, ऐसे चलो फिर बताता हूं उसको। पहले प्रोटॉन में भी आ जाओ, प्रोटॉन में दो अप क्वार्क हैं, कितना है +2/3 कितना हो गया 4/3 हो गया। फिर -1/3 कितना हो जाएगा 3, 4 - 1 = 3/3 = +1, ठीक है ना। तो यहां पे तो आपका टोटल नेट चार्ज +1 आ रहा है, लेकिन यहां पे नेट चार्ज कितना आ रहा है 0 आ रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कहेंगे कि नेट चार्ज 0 है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट नहीं करेगा। इसके अंदर जो ये है ये तो आपके चार्ज हैं, ये तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेंगे ना आपका। जैसे ये मानते हो कि भैया आपका कोई एटम है, एटम तो न्यूट्रल है ना, तो एटम न्यूट्रल है तो एटम थोड़ा ना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, लेकिन उसके अंदर कौन है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी आप बोलते हैं, जिनको आप क्लियर है कि वो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, वो तो चार्ज है, तो वो तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करते हैं। तो ऐसे यहां भी है कि आपका ओवरऑल न्यूक्लियस तो आपका न्यूट्रल है, लेकिन उसके अंदर जो ये क्या है क्वार्क है वो तो चार्ज है, तो उनके मोशन से आपका मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो कंस्ट्रक्शन है वो किससे होता है क्वार्क से होता है। और वो जो क्वार्क है वो क्वार्क कितने टाइप के होते हैं 6 टाइप के होते हैं। और उन 6 टाइप के क्वार्क में से, ठीक है ना, 6 टाइप के जो क्वार्क हैं उस 6 टाइप के क्वार्क में से आपका न्यूट्रॉन में क्या क्या होते हैं, 2 होते हैं डाउन क्वार्क, एक होता है अप क्वार्क। डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना होता है -1/3, अप क्वार्क पे +2/3 चार्ज, ठीक है। और प्रोटॉन में 2 +2/3 वाले हैं, मतलब 2 अप क्वार्क है एक डाउन क्वार्क है, इसलिए वहां नेट चार्ज देखेंगे तो +1 दिख जाएगा, उसमें नेट चार्ज देखेंगे तो आपको 0 दिखेगा। लेकिन न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगी। देन अब हम आते हैं, देखिए इसी कंसेप्ट को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है ना, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी वैल्यू से ही हमको तय होता है कि आपका उसका क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट होगा कि नहीं होगा और कैसे होगा। जहां से अब हम शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा आपका एनएमआर का क्या है टॉपिक, अब धीरे धीरे आपको जो सिलेबस में जो बुक में दिख रहा होगा वो पोर्शन अब दिखेगा, ठीक है। देखिए ये है, आप बोलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन आई, ठीक है ना। आप बोलते हैं इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो आई की वैल्यू कितनी होती है, कहते हैं 0 होती है, कहता है, ठीक है। और ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, या इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ऑड नंबर ऑफ क्या है हमारा न्यूट्रॉन है, तो उस समय फ्रैक्शन में 1/2, 2/3, 5/2 एक्सेट्रा जो भी होंगे, ठीक है। और दोनों यदि आपका क्या है ऑड है तो उस समय आपका 1, 2, 3, 4 ऐसे फुल इंटीजर में चलेगा, ठीक है। और ऐसे सारे न्यूक्लियस जिनके लिए ये कंडीशन सही की मींस हाफ इंटीजर फुल इंटीजर वैल्यू आई की है, वो आपके क्या होते हैं एनएमआर एक्टिव कहलाते हैं, ठीक है ना। एनएमआर में सिग्नल यही रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे क्या वो बाद में आते हैं। और ये सारे क्या होते हैं एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। एनएमआर इनएक्टिव क्यों, देखिए इसमें इवन नंबर में प्रोटॉन भी है, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन भी है, तो प्रोटॉन इवन नंबर में तो ये पेयर अप होंगे, ठीक है ना, और ये भी पेयर अप फॉर्म में होंगे। पेयर अप फॉर्म में समझता ना कि जैसे आपका क्या होगा एक प्रोटॉन होगा, जैसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, ऐसे प्रोटॉन भी क्या होंगे आपके एग्जैक्ट एक आपका क्या है जैसे ये है, तो दूसरा क्या होगा आपका ठीक है ना, इस तरह से होगा। एक का नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक उल्टा रोटेट कर रहे हैं तो साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, सब कैंसिल आउट रहेगा, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आपका ऐसे सारे न्यूक्लियस जहां पे क्या है इवन नंबर पे आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन होगा तो वो आपके इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि वहां पे आपका क्या है नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाने वाला है 0 हो जाने वाला है। एक
पेयर में है, मैंने कहा था पेयर में होंगे, तो पेयर में होने से क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। और यहां पर एक और एक इवन है, इवन वाला होगा तो ये तो चलो पेयर में हो, सॉरी इस वाले से समझो। चलो देखो अभी जो हम कह रहे थे ना, न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट म्यू आई में आपका कंट्रीब्यूशन किसका भी होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का होता है। अब प्रोटॉन तो आपका इवन नंबर पे है, फिर इवन नंबर पे तो ये तो पेयर्ड फॉर्म में है, जैसे ऊपर वाली कंडीशन मैंने बोली कि एक क्या है ऊपर को ओरिएंटेड है, एक नीचे को ओरिएंटेड होगा, एक का नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, एक का नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल ऊपर, तो सब आपका क्या है बैलेंसिंग फॉर्म में होंगे। तो ये तो आपका क्या है नेट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट नहीं कर पाएगा ना वहां पे, तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट इसके वजह से होगा। जैसे 7 होंगे तो 6 तो पेयर में होंगे, एक 7वां जो होगा उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये जैसे ये इवन है तो ये पेयर में हो गए, तो उसमें ये क्या होगा अनपेयर्ड फॉर्म में होगा, 7 होंगे 5 होंगे तो 4 पेयर हो गए, इवन हो गए, एक बचेगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा आपका, ठीक। और यहां दोनों ही ऑड ऑड फॉर्म में है, तो आपका यहाँ फुल इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा आपका, मतलब 0 क्या है होने की कंडीशंस यहां भी नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि हम जैसे आपके बुक्स में भी दिखेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उसके अकॉर्डिंग आई, उसके अकॉर्डिंग स्पिन एक्टिव और इनएक्टिव नेचर, लेकिन वो क्यों स्पिन एक्टिव इनएक्टिव नेचर होता है इस चीज को समझना है। हमने आपको बोला कि आपका क्या है न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट का जनरेट होने में केवल प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, उसमें न्यूट्रॉन का भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा। उस कंट्रीब्यूशन को क्या है आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन इवन जहां पे है तो वहां पेयर्ड फॉर्म में होगा, पेयर्ड फॉर्म में होगा। अभी मैंने बोला कि न्यूट्रॉन भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, कैसे मैंने बता रखा है। तो पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो पेयर्ड फॉर्म में क्या होगा आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 रहेगा, बैलेंसिंग फॉर्म में है। लेकिन एक और एक इवन है तो इवन वाले में तो आपका ठीक है बैलेंसिंग होगा, इवन न्यूट्रॉन है तो आपका बैलेंसिंग होगा। ये ऑड होगा तो 6 पेयर में होंगे, एक बचा 7वां होगा, या 4 पेयर में होंगे, एक बचा 5वां होगा, ठीक है। यह प्रोटॉन इवन में है तो यहाँ 6 प्रोटॉन है मान लिया, तो आपका 6 अपवर्ड होंगे 6 डाउनवर्ड होंगे, तो आपका कैंसिलेशन बचेगा एक की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका, ठीक है। लेकिन ये ऑड ऑड होगा तो फिर भी आपका क्या है फिर भी कैंसिलेशन नहीं होगा, तो एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट फुल इंटीजर फॉर्म में यहाँ पे जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। देन अब इसके आगे फिर हम बढ़ते हैं, देखिए जो आपका यहाँ पे ये क्या है न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर आई, कोई न्यूक्लियर स्पिन भी कह देता है उसी को आई को, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर स्पिन आई के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। अब इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि जिसमें ऑड इवन ऑड का केस होगा या ऑड ऑड का केस होगा वो सारे एनएमआर एक्टिव होंगे, और जिसमें आई की वैल्यू कितनी होती है 0 होते वो एनएमआर इनएक्टिव होगा, ठीक। देन अब आते हैं देखिए किसी भी एटम का, ठीक सॉरी किसी भी एटम के न्यूक्लियस को यदि आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट किए, जैसे मान लिया आपने ये रखा आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हो गया, इसमें आपने कोई एक स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई रखा हुआ है, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई ये हो गया, ठीक है ना। ये स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, इसको जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भैया, वो डिपेंड करेगा। मतलब कहने का मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को जब रखते हैं तो कितने प्रोबेबल आपका ओरिएंटेशन में रह सकता है, ये कितने प्रोबेबल उसके एनर्जी लेवल्स बन सकते हैं, तो उसके लिए हम यहां पे आई के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। तो ये होता है हमारे पास एक फॉर्मूला 2i+1, ठीक है ना। 2i+1 ये है टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल ओरिएंटेशन फॉर द स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को आप क्या है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट किए तो कितने तरीके से अलाइंड हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, ठीक है। अब ये भी हो सकता है ना, देखिए जैसे ये हो सकता है कि आपका क्या है पहले ऐसे था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो हो सकता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर जाए, हो सकता है उसके अपोजिट में अलाइन कर जाए, हो सकता है ऐसे ही रह जाए, हो सकता है एक सर्टेन एंगल के साथ अलाइनमेंट हो जाए लेफ्ट साइड को या राइट साइड को, ठीक है। तो कितने प्रोबेबल अलाइनमेंट हो सकते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं भैया उसके, ठीक है। किसी भी क्या है स्पिन क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग जो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं वो क्या होता है
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है कि आपका कितने पॉसिबल स्पेस ओरिएंटेशन हो सकते हैं स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये 2i+1 के अकॉर्डिंग है। सपोज मैं प्रोटॉन के लिए चलता हूं, देखिए प्रोटॉन के लिए मैं यदि चलूंगा तो आई की वैल्यू कितना होता है, प्रोटॉन के लिए आई होता है 1/2। तो इसके लिए प्रोबेबल स्पिन ओरिएंटेशन क्या है, स्पेस ओरिएंटेशन कितना होंगे, स्पेस मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन इसके, तो 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 + 1 2, 2 स्पेस ओरिएंटेशन बनेंगे। तो वहां पे mi मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है +½ और -½ ठीक हो गया। और सपोज आपका किसी के लिए आई की वैल्यू आपका सपोज कितना है 1 है, तो उस समय कितना होगा 2 × 1 2 + 1 3, तो mi की 3 वैल्यू होंगी भैया उसमें। mi की 3 वैल्यू क्या क्या हो सकती है, +1 हो सकता है, 0 हो सकता है और -1 हो सकता है। और यदि आपका किसी के लिए आई की वैल्यू आपका कितना आ रहा है, मान लिया ये 2/3 है, सॉरी 3/2 है, तो 3/2 होगा तो कितना 3 स्पेस ओरिएंटेशन आप उसके दिखा सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। सॉरी कैसे होगा, सॉरी 4 होंगे सर ना, देखिए ये कैसे 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 4, तो आई की 4 वैल्यू क्या क्या हो सकती है, mi की सॉरी है, क्या क्या हो सकता है, एक +3/2, एक +1/2 और एक -1/2 और एक -3/2, ये 4 वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका यदि आपका आई की वैल्यू कितना है 2 है, तो आई की वैल्यू 2 होगा तो 2 × 4 + 1 5, तो mi की वैल्यू क्या क्या हो सकती है उसमें, ये हो सकता है +2 +1 0 -1 -2 -3, सॉरी -2। ठीक है, मतलब इंटीजर में आ रहा है, आई की वैल्यू फुल इंटीजर में है तो ये भी इंटीजर दिखेंगे सारे। ठीक है, ये आपके हाफ इंटीजर में दिख रहे हैं तो ये भी सारे हाफ इंटीजर दिखेंगे, तो ये प्रोबेबल है। अब कैसे ये इनका रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा मैं आपको इस पे, मैंने तो ये तो आपको खाली उनकी डिजिट बताएंगे ना, जैसे मैंने ये कहा कि आपका स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने पुट किया, तो जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो वो बिल्कुल जैसा था वैसे ही नहीं रहेगा, वो कुछ न कुछ रिस्पॉन्स दिखाएगा वहां पे। ठीक है, कुछ न कुछ अलाइनमेंट दिखाएगा, हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर जाए या अपोजिट अलाइन कर जाए या एक एंगल पे अलाइन कर जाए। ठीक है, तो कितने अलाइनमेंट हो सकते हैं, ये कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई का इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो मैंने आपको बताया कि आपका 2i+1 से निकलेगा। जैसे मैंने कहा जिनके लिए आई हुआ क्या है हाफ आ रहा है, उनके लिए क्या होगा 2 अलाइनमेंट होंगे, क्या क्या होंगे, सॉरी 2 अलाइनमेंट होंगे, उनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होंगी, जो 2 अलाइनमेंट बनेंगे +½ और -½ और यदि आपका आई की वैल्यू 1 आ रहा है तो वहां पे 3 अलाइनमेंट बनेंगे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की उन 3 अलाइनमेंट के लिए जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी +1 0 और -1। जहां आई की वैल्यू 3/2 है तो वहां 4 अलाइनमेंट दिखेंगे, 4 अलाइनमेंट के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होंगी, ये 5 होंगे। तो ये अब वो अलाइनमेंट कैसे हैं और क्यों है उस चीज को मैं यहां पे डिफाइन करूंगा इसके आगे। ठीक है, अब देखिए आगे